वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया ज़ुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब। उनसे बात करेंगे कोविड की जो नई लहर आ रही है, जो थर्ड वेव है, उस पर बात होगी, पीडीएम पे बात होगी और बहुत सारे मामला हैं जो उनके साथ डिस्कस करने हैं। शेख साहब, वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये बताइए कि तीसरी वेव जो है कोविड की, ये इस वक्त हमारे सरों पे जो है वो मंडला रही है। गवर्नमेंट इस वक्त क्या सोच रही है कि किस तरह इसको टैकल करना है, स्पेशली कीपिंग इन कॉन्टेक्स्ट के रमजान जो है उसकी आमद है। और ये हम सब जानते हैं कि जितनी खरीदो फरोख्त, जितनी मार्केट्स में जो गहमा गहमी है वो रमजान में होती है, वो शायद पूरे साल में नहीं होती। पूरा साल एक तरह से इस पर डिपेंड करता है। रेस्टोरेंट्स का आप देख लें, मार्केट्स देख लें, तो उसमें गवर्नमेंट किस तरह इसको टैकल करना चाह रही है? बड़ा हसास मसला है जी, टैकल तो करना है। पहले भी रमज़ान में किया, क्योंकि 70-80% लोग सिर्फ रमज़ान में शॉपिंग, गरीब लोगों की तो बच्चे भी जो है ना वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ईद पे जोड़ा मिलेगा, ईद पे बूट मिलेंगे, ईद पे नए कपड़े लेंगे। उनके पास दर्जनों जोड़े तो नहीं होते। और चीज़ें जितनी भी हैं, सारी इंडस्ट्री जो है, सारा गुजरांवाला मुल्तान की खड्डी जो है, उसका कारोबार भी इसी पे होता है। और लेकिन कोविड जो है वो तेज़ी से फैल रहा है और इसमें अल्लाह का शुक्र है कि नुकसान का एलिमेंट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फैलने की रफ़्तार बहुत तेज़ है। हत्ता कि आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब को और ख़ातून अव्वल को भी ये शिकायत हुई है और हर आदमी घबराया हुआ ज़रूर है, लेकिन एहतियात नहीं करता। जब तक हम एहतियात नहीं करेंगे उससे निजात कैसे होगी? और एहतियात जो है बड़ा लाजमी अमर है और जितनी एहतियात हो सके वो करनी चाहिए। ये मुल्क की, दीन की, पाकिस्तान की और इस्लाम की खिदमत है। सर, आप इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उसके साथ साथ कोरोना सर्वाइवर भी हैं। मेरी आपसे जब मुलाकात हुई थी तो मुझे याद है आपने मुझसे ये कहा था कि अभी तक आप कंप्लीटली रिकवर नहीं कर पाए। तो जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? देखें जी, मैं तो यही मैसेज दूंगा कि ये हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। शायद मैं भी ओवर कॉन्फिडेंस था कि बड़ा नाज था, लेकिन फिर ये एक दफ़ा हो जाता है। मैं तो बहुत सीरियस ऑक्सीजन पे चला गया था और मौत को हाथ लगा के वापस आया हूँ। 1 महीना हॉस्पिटल में रहा और बाद में अभी तक आदमी जो है वो 8-7 महीने हो गए हैं जी, वो फिटनेस नहीं होती इंसान के अंदर, सीढ़ियाँ चढ़ने में, प्रोग्राम करने में, बोलने में, सांस के मसले में। लेकिन अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है और मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि भाई ये बज़ाहिर लोग समझते हैं ये वैसे ही मामूली सी बीमारी है, इसके असरात बहुत देर तक रहते हैं। और अभी मैं कल परसों कतर गया हुआ था, सड़कें वीरान थी और मार्केटें सुनसान थी, कोई बंदे नहीं नज़र आ रहे थे। लेकिन जब मैं अपने मुल्क में लैंड किया तो ट्रैफिक मुझे रादर एयरपोर्ट से घर आते 1 घंटा लगा, इतनी रश थी। और लोगों की लाल हवेली के बाहर कल भी मैंने कहा, देखा किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, लोग मास्क नहीं पहन रहे। और 10% लोग भी मेरा ख्याल है एहतियात नहीं बरत रहे। बिल्कुल, इसको बदलना होगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अच्छा सर, आगे चलते हैं। अब अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक तकरीब से जो है वो खिताब किया और उसमें उन्होंने बात की अपना हाउस इन ऑर्डर करने की। और इसमें जिस तरह बिलखुसूस इंडियन मीडिया में इसको जो है जिस तरह पोर्ट्रे किया गया, वो शायद ऐसे था जैसे कश्मीर पे कोई सौदाबाजी जो है वो खुदा न खास्ता हो गई हो। आप क्या कहेंगे इसके जो 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 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रिमार्क्स थे, जो उनकी स्पीच थी, उसको आप किस तरह जो है वो देख रहे हैं? क्या कश्मीर पे कोई सौदेबाजी हो गई है? देखें, कोई हुकूमत भी कश्मीर का साथ नहीं छोड़ सकती, सौदेबाजी नहीं कर सकती। सोरेन सिंह और भुट्टो के दिन में 2-2 मुज़ाकरात हुए तो ये बात नहीं आगे बढ़ सकी। और इंडिया के साथ तल्लकात की बेहतरी आई है और इस पर फ़ॉरेन ऑफिस बेहतर तबसरा कर सकता है। मैं बींग कश्मीरी आपको यकीन दिलाता हूँ कि कश्मीर की आज़ादी जो है उनकी अपनी कुर्बानियों की भी दास्तान है। अब वो कश्मीर नहीं है कि जहाँ ये समझा जाए कि हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट है या हमारी कोई सपोर्ट से वहाँ कुछ हो सकता है या हो रहा है। वो ख़ुद शुहदा के कब्रिस्तान भर गए हैं और शुहदा के कब्रिस्तानों का ये आलम है कि जगह नहीं है बाहर शहीदों के कब्रिस्तान से।
सो ये बातें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और बहुत तेज़ी से कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को कोई नहीं रोक सकता और कोई उस पर सौदेबाजी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। सर सियासत की तरफ और जरा आते हैं, जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है वीजा की हुकूमत के, जो सिचुएशन चल रही है, एक दफा फिर कहा जा रहा है कि जी कैबिनेट रीशफल जो है वो शायद होने जा रहा है और सवाए 3 लोगों के कहा जा रहा है कि बाकी सब जो है सब वुज़रा जो हैं, कुछ को जो है वो ओहदों से कंप्लीटली हटा दिया जाएगा, कुछ की जो पोर्टफोलियोज हैं उनको रीशफल किया जाएगा। काइंडली अगर इस पे कुछ बता दें कि क्या कोई रीशफल होने जा रहा है कैबिनेट के हवाले से। मैं भी आप ही से सुन रहा हूँ और ये तो कप्तान को पता होगा कि वो बीमारी से उठने के बाद क्या करते हैं। और शेख रशीद अहमद साहब ये मुझसे होते तो नहीं रहते हैं, सुन इससे क्या सकते, फ़र्क आप एक पड़ता है। और बाखबर वजीर है। आज कुछ सिर्फ संडे वाला दिन है, जरा थोड़ी वैसे ही स्लो चल रहा होता है सब कुछ, थोड़ी सी ब्रेकिंग न्यूज दे ही दें आज। नहीं, मुझे नहीं, आप यकीन जाने कि मैं उस कमेटी में भी रखा गया हूँ जो प्राइम मिनिस्टर ने पॉलिटिकल कमेटी बनाई है 10 लोगों की, लेकिन अभी हाँ। कोई चीज़ फाइनल नहीं मैं देख रहा। अगर कुछ होना भी है तो अभी वक्त लगेगा, अभी 8, 10, 15 दिन लगेंगे अगर कुछ होना है तो। अगर नहीं होना तो नहीं होना। और नौजवानों को लेना चाहिए, 2.5-3 साल हो गए हैं, ज़ाहिर है पीटीआई के बहुत सारे ज़बरदस्त वर्कर हैं जो कि इस इंतज़ार में होंगे कि उनको कोई कौमी जिम्मेदारी दी जाए तो उनको देनी चाहिए, उनको देनी चाहिए। चले, मैं इसको ये समझती हूँ कि अगले 15-20 दिन जो है वो कैबिनेट के हवाले से शायद क्रूशल है। अच्छा शेख साहब, शफल्स जो हैं वो अब काउंट करूं तो मेरा ख्याल है मैं शायद काउंट भी नहीं कर सकती, गिन नहीं सकती कितनी दफा कैबिनेट के रीशफल्स हो चुके हैं। क्या आप समझते हैं कि इसमें रीशफल करने से, पोर्टफोलियोज चेंज करने से अब तक कोई बेहतरी आई है? जो भी रीशफल्स हुए हैं उससे कोई बेहतरी आई है, या फिर एक तरह से एक अनसर्टिनिटी जो है वो फैल जाती है? जैसे आप पहले देख रहे थे, आप रेलवे देख रहे थे, वहां आपने प्रोजेक्ट्स का जो है वो बीड़ा उठाया हुआ था, अब वहां पे कोई और आ गया है, 2.5 साल गुजरने के बाद कोई और आता है, चीजें शायद नहीं चल सकती। क्या आप समझते हैं कि इन रीशफल्स को कोई फायदा हो रहा है या उल्टा शायद थोड़ा बहुत कोई नुकसान ही हो रहा है? देखिए फ़ायदा और नुकसान की बात तो अलहदा, टाइम थोड़ा रह गया। ये बात प्राइम मिनिस्टर की भी अब कैबिनेट में भी उन्होंने कही, कोर कमेटी में भी कही, तर्जमानों की मीटिंग में भी कही और पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में भी कही। जितनी प्राइम मिनिस्टर मेहनत करता है इमरान खान, अगर हम उससे आधी भी मेहनत करें तो मेरा ख्याल है हमारे मसले काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए। हमारी परफॉर्मेंस और हमारा रिज़ल्ट ओरिएंटेड एक्शन जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब 3 साल हुए चले हैं, रमज़ान ईद के बाद आपको पता है ये 3 साल हो जाएंगे, फिर 1 साल हमारे पास है। ये बात मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जो आखिरी साल होता है उसमें लोग समझ जाते हैं कि ये वोट का, बस वोट मांगने के लिए ये झुक रहा है, और किसी से झुक से भी मिलो तो वो कहता है अच्छा जी उठ गया। पहले तो इस तरह हाथ मिलाते सो, पहले तो 2 उंगलियां मिलाते थे। 5वें साल पाकिस्तान की सियासत में बड़ा कैंडिडेट के लिए, क्योंकि कैंडिडेट का बजाते ख़ुद भी 40-50 हज़ार वोट होना ज़रूरी है। आधे वोट पार्टियों के हो सकते हैं, फ़ज़ा के हो सकते हैं। अगर कैंडिडेट ख़ुद भी पैदल हो तो पार्टियां भी नहीं उसको जिता सकती। पार्टियां तभी जिताती है कि कैंडिडेट के अंदर भी कोई दमखम हो और वो कहीं स्टैंड करता हो। मेरे नज़दीक तो प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, लाइन और लेंथ बिल्कुल एक्यूरेट जा रहे हैं कि भाई अब डिलीवर करो, और हमने अब डिलीवर करना है तो तभी हमने आवाम के सामने पेश होना है या सुरखरू होना है। अगर हम डिलीवर नहीं कर सकते तो फिर टीवी प्रोग्राम ही है, टीवी प्रोग्रामों से तो फिर वोट नहीं मिलते जी। वोट तो ग्राउंड पे देखें ना। 5वें साल अगर हम कोई सीवरेज करते हैं, कोई गैस कनेक्शन करते हैं, वो कहते हैं जी हुण याद आया जी 4 साल हम धक्के खाते रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में 4 ही साल होते हैं, 5वां साल जो होता है वो बड़ा लोगों के एहतसाब, ऐसी बात लोग करते हैं कि रात को नींद नहीं आती। जब वोट मांगना बड़ा मुश्किल काम है, लोग समझते हैं शायद बस वैसे ही कह दो तो वोट मिल जाते हैं। वोट मांगना बड़ा मुश्किल काम।
क्या मैं अगर मैं बात करूं आम आवाम के तौर पे, तो मैं इस वक्त तक जो देख रही हूँ अभी जिस तरह कैबिनेट में रीशफल होता गया है, तो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो है वो गुजरा हैं जिन्होंने अपनी मिनिस्ट्रीज में डिलीवर नहीं किया, फिर उनको किसी दूसरी जगह जो है वो मौका दे दिया जाता है, वहां पे भी वो डिलीवर नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू पॉइंट आउट, लेकिन फिर भी गुलाम सरवर साहब एक बहुत इसकी क्लासिकल मिसाल है कि जिस मिनिस्ट्री में जाते हैं वहां डिलीवर नहीं कर सकते, लेकिन फिर उनको जो है वो कहीं ना कहीं। तो एज अवाम मुझे तो ये लगता है कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है। शेख रशीद अहमद साहब क्या समझते हैं कि क्या हमने एज गवर्नमेंट पीटीआई, एज पीटीआई, क्या आप लोग डिलीवर कर पाए हैं? क्या हुकूमत डिलीवर कर पाई है? देखिए, हम बहुत सारी बातें कौम को बता नहीं सके। इमरान खान ने 2 डैम बनाए, ML1 पे हमने एक्निक से अप्रूव किया, कोई मामूली बात नहीं है। और अब नए वज़ीर का काम है कि उसको, और उनमें सलाहियतें हैं कि वो बेहतर तौर पे करें। और डिफ़ॉल्ट होने से मुल्क को बचाया है। बहुत बड़ी हाउसिंग स्कीम तो हम नहीं दे सके, लेकिन शुरुआत हो गई हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है 4-5 दिन पहले, हमें 5 साल का मौका दें, हम इस पोजीशन में होंगे कि इंशाअल्लाह ताला एक बेहतर पोजीशन में जाएंगे। बाकी मैं किसी शख्स के नाम पे तबसरा नहीं कर सकता, मैं खुद वज़ीर हूँ और ये कैप्टन का काम है कि उसने कहाँ किसको खिलाना है और कब खिलाना है। ये तो उसकी सोच है कि उसने कब और कैसे खिलाना है। सर लेकिन मसला ये है कि वही बात जो आप कर रहे हैं कि आखिरी साल जो होता है वो तो डिलीवरी का, चौथे साल से लोग ये सवाल करना शुरू कर देते हैं, नजर आना शुरू हो जाती है। अब तक अगर आप देखें, ठीक है खान साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, सही है। लेकिन उसके मरात जो हैं वो अवाम तक नहीं पहुंच रहे। जिस चीज का माजिद के साथ खान साहब नोटिस लेते हैं या कहते हैं मुझे समझ आ गई है, वो अशे कुरनूश जिस तरह बहुत बेसिक इशू है, वो उसकी प्राइसेस जो है वो आसमान के साथ लगना शुरू हो जाती हैं। अब रमजान आएगा, आपको पता है कि किस तरह जो है वो महंगाई का एक तूफान आएगा और किस तरह यहाँ पे पिछले साल से बुरा होगा ये रमजान। अब मैं आपसे क्या अर्ज़ करूं कि इमरान खान को भी समझ है कि महंगाई है। मैं भी कहता हूं, और कोई कहे ना कहे, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि मैं कहता हूं कि बेसिक नेसेसिटी की 8-9 चीज़ें हैं, अगर वो सस्ती हो जाएं तो हमारा कोई मसला नहीं है जी। लोग खुश हैं इमरान खान से, लेकिन महंगाई की वो बात करते हैं और कैबिनेट में महंगाई की बात ना करना भी मैं समझता हूँ नामुनासिब और गैर मुनासिब बात है। और हमारे जो बेसिक इशू हैं, मेरे नज़दीक हमारा एक ही मसला है, वो है महंगाई, और इंशाअल्लाह इसको हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान भरपूर मेहनत कर रहा है, उसकी टीम को भी करनी चाहिए, और जो लोग इस सब्जेक्ट को देख रहे हैं उसको इसमें मीडिया पे भी ज़्यादा आना चाहिए, और वो वजूहात भी कौम को बतानी चाहिए कि जब हम आए तो कितनी चोर बाजारी थी और ख़जाने के हालात क्या थे। मैं एज ए पॉलिटिकल मैन कहता हूँ तो इकॉनमी पे मेरी डिस्कशन को लोग डिफरेंट एंगल से देखते हैं। एक इकोनॉमिस्ट जो इकॉनमी को देख रहे हैं और महंगाई को देख रहे हैं, वो आके बात करते हैं, उनका मुझसे ज़्यादा आना ज़रूरी है। और हकीकत ये है कि जितनी इमरान खान ने मेहनत की, हम लोगों तक वो पहुँचा नहीं सके। तो लेकिन इसमें इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चलें जिस तरह इकोनॉमी समझा सकता है, लेकिन आप जिस तरह अवाम की लैंग्वेज में बात करते हैं वो शायद आप उस तरह आप बेहतर शायद समझा सकते हैं, या आवाम को आपकी आवाज बेहतर जो है वो समझ में आती है। सवाल यहाँ पे ये है कि अगर ठीक है कर्जे वापस किए, वो एक अपनी जगह चीजें सारी हैं कि चोर बाजारी क्या हुई थी, वो बिल्कुल चीजें अपनी जगह है, लेकिन ये तो आपसे जब भी मैंने इंटरव्यू किया है, जब से इशू चल रहा है, चीनी का क्राइसिस हो, आटे का क्राइसिस हो, आपने कहा था कि मैंने कैबिनेट में खड़े होकर ये कहा है कि इसको एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए, या फॉर दैट मैटर ये एक इशू आ रहा है और मेरा मजाक बनता रहा है। तो मुझे तो ये लगता है कि प्रॉब्लम ये है कि आपकी और खान साहब की आवाजें जो हैं वो कैबिनेट में शायद माइनॉरिटी में चली जाती हैं, बाकी किसी को इन चीजों का इदराक ही नहीं है, इसीलिए ये चीजें फिक्स नहीं हो रही, क्योंकि इनका ताल्लुक महंगाई से शायद नहीं है। देखिए, आवाज़ तो इमरान खान की है ना, और किसकी क्या आवाज़ है जी। मैं अब ये कहूँ कि हम तो कह ही सकते हैं ना। और जब ये एक्सपोर्ट हो रहा था आटा और चीनी, मैंने बड़ी ज़ोर देकर बात ये कही, लेकिन जो शुमारियात वाले थे उन्होंने ऐसी फिगर पेश की कि जैसे ढेर लगे हुए हैं गंदम के, जैसे चीनी जो है वो उठाने के काबिल नहीं है। वो सब गलत शुमारियात थी। फिर हमने वही चीनी इंपोर्ट की जिसको एक्सपोर्ट किया पहले, फिर वही आटा हमने इंपोर्ट किया। सो
हमसे वो गलत फैसला हुआ चीनी की एक्सपोर्ट का और चीनी की आटे की एक्सपोर्ट का, लेकिन उसमें कसूर जो महकमा शमारियात का है, उन्होंने जो फिगर्स पेश की, मेरा ख्याल है वो दुरुस्त नहीं थी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब ये बताइए कि अभी ये भी बातें हो रही हैं कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पोर्टफोलियो चेंज होने के या कुछ वज़रा की जो है वो कैबिनेट से एग्जिट के, तो ये बताइए कि ये भी कहा जा रहा है कि इत्तेहादियों को जो है वो जो वजारतें हैं वो शायद देने की अब प्लान्स हैं। क्या ये हुकूमत की बेहतरी की बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आप समझते हैं फैसला होने जा रहा है, या फिर ये कि हुकूमत को मजबूत करने के लिए पॉलिटिकली एक मजबूत हुकूमत जो है वो चाहिए इसलिए हो रहा है? देखें, मैं इत्तेहादियों में से एक एक आपसे बात कर लूँ। MQM को वजारत की इतनी दिलचस्पी नहीं है, उनको कराची की तरक्की के लिए फ़ंड चाहिए, और उनको अभी उस मीटिंग में मैं बैठा हुआ था, उन्होंने ख़ुद ये कहा कि वजारत हमें नहीं चाहिए, हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला है कि हमें वो कराची के मसले जो हैं उसको हल किया जाए। उनका सारा जोर एक एक करके कराची के मसलों में था जिस मीटिंग में मैं था। ये कहना कि MQM कोई वजारत की वजह से, नो 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 नो, उन्होंने ख़ुद ये कहा कि हमारी ये तरजीह नहीं है, हमारी तरजीह है कि कराची के मसाइल हल किए जाएँ और कराची के मसाइल के हल के लिए हमें वाफर फ़ंड दिए जाएँ। और हफीज़ शेख ने वहाँ उनको यकीन दिलाया कि आपको फ़ंड मिलेंगे। सो मैं ये नहीं समझता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की ये सोच ठीक है कि नौजवान वज़रा को भी मौका देना चाहिए, नए लोगों को जो टैलेंट्स हैं PTI में, और उनको भी अकोमोडेट किया जाना चाहिए। सर, कौन सा ऐसा टैलेंट है जिसको आप समझते हैं कि एक अच्छा जो है वो अपना एक वजीर साबित हो सकता है इन योर ओपिनियन? अब मैं इस पर बात नहीं करता। मैं देखें, मेरे लिए मसले ना पैदा करें प्लीज़। मैं अगर ऐसी बात करूँगा तो मैं आगे ही, आपको पता है कि मुझ पे काफ़ी तनकीद होती है कि मैं पिच से बाहर बाज बातें कर देता हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए। पता नहीं मेरा सिस्टम इस किस्म का है कि मैं बात आई हुई रोक नहीं सकता और कोई प्रिपेयर होकर बात नहीं करता। और मैं दूसरे लोगों की तरह ये नहीं कि प्रिपेयर हो के सवाल लूँ कि सवाल कौन कौन से करेंगे। मैं फ्री देता हूँ, जो मर्जी कोई पूछे। उसमें ऊंच नीच मुझसे भी हो जाती है, बाद में उसका शोर पड़ता है। सो इसलिए ये आप मेरे से ये सवाल किसी और से पूछ नहीं, चलो मैं शेख साहब आपसे सवाल नहीं करती, लेकिन आपके जवाब में काफी कुछ छुपा हुआ है। जो आप बार बार आपने कहा कि इमरान खान चाहते हैं कि जो यंग लोग हैं, यंग उनके जो MNAs हैं, उनको भी जो है वो टाइम मिले अपना टैलेंट शोकेस करने का, वो भी दिखा सकें कि वो क्या अपनी कारकर्दगी दिखा सकें। अच्छा सर, ये बताइए कि अपनी वजारत के हवाले से बता दीजिए। ये कहा जा रहा था शेख साहब को जो है वो PDM के लॉन्ग मार्च के लिए लाया जा रहा है। अब क्योंकि PDM का लॉन्ग मार्च जो है वो खत्म हो गया है, तो अब शेख साहब की वजारत जो है वो बदलने लगी है। अपनी वजारत के हवाले से कुछ आप अगर बताना चाहें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरी 15वीं वजारत है जी, मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ, और अल्लाह को पता है इमरान खान के साथ हूँ। वजारतें तो कच्ची नौकरी हैं, आदमी का पॉलिटिकली अज़म मुसम्मम होना चाहिए, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि PDM की अभी तारीख, अगर मुझे सिर्फ इस काम के लिए लाया तो वो तो अभी शुरू नहीं हुई। सर, शुरू होने के चांसेस कुछ लग रहे हैं आपको? ये तो लगता है शुरू होने से पहले खत्म हो गया है। मैं नहीं समझता। अब ये छोटी, मेरा ख्याल है काफ़ी बड़ा धचका लगा है। 6 महीने तक उन्होंने पीक पर ले गए, और पीक पे ले जाके वो ठुस हुई है, और ठुस होने के साथ ही अब दोबारा जब वो स्टार्ट लेंगे रोज़ों के बाद, ईद के बाद, आपको पता है वो ईद के बाद जब ये शुरू करेंगे एक दो महीने, तो फिर इनको चाहिए लॉन्ग मार्च के लिए। बाकी इस्तीफे मेरा नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी दे रही है। 4 अप्रैल को आपको पता लग जाएगा। उनका एक वाज़ेह स्टैंड है कि वो पार्लियामेंट के अंदर लड़ेंगे या दूसरे तरीक़ों से लड़ेंगे। रिज़ाइन में मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर नहीं देख रहा कि उसको रेजिग्नेशन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा सर, जो आप इस वक्त बात अभी हो रही है, बिल्कुल मोमेंटम गेन करते हुए बहुत टाइम लगेगा। रोज़ों के बाद ईद के बाद गर्मी आ जाएगी। इस गर्मी में कौन जो है वो लॉन्ग मार्च के लिए निकलेगा, बड़ा मुश्किल है उसमें। तो मोमेंटम कम अज कम ना करते करते अक्टूबर तक तो कम अज कम बिल्कुल जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज मौलाना साहब जो है वो पहुंचे हुए, रायबंद पहुंचे हुए हैं।
मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब इस वक्त एक ही पेज पे हैं, जो उनकी चीजें नजर आ रही हैं, जो बातें नवाज शरीफ साहब वहां से कर रहे हैं उससे खासा मायूस वो जरदारी साहब से भी लग रहे हैं। ये नेक्सस कहीं जाता हुआ आपको नजर आ रहा है, या आप समझते हैं कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो जरदारी साहब है, जरदारी साहब अपना काम करके साइड पे हो चुके हैं और अब कुछ नहीं होना? देखें, ज़िमनी इलेक्शन इन्होंने लड़ लिया। पहले ये कहते थे नहीं लड़ेंगे, दिसंबर की आखिरी तारीख इन्होंने कहा आर या पार हो जाएगा। फिर जनवरी का, जनवरी भी गुजर गया, फिर फरवरी में इन्होंने कहा, फिर इन्होंने सेनेट के इलेक्शन भी लड़े। अब जो है मार्च भी ख़त्म होने को जा रहा है, आगे अप्रैल ऑफ कोर्स रमज़ान में लोग मारेंगे इनको, निकलेंगे क्या कि बड़ा मजहबी लोगों के जज्बात होते हैं। सो ऑफ कोर्स इनको समझ है कि ये बात आगे जाएगी, लेकिन मैं लोगों को निकलते हुए भी इतनी बड़ी तादाद में नहीं देख रहा। मैं लोगों को, अगर ये बड़ी ईद के बाद मैं इनको देख रहा हूँ, छोटी ईद का 2-2.5 बीच में मुहर्रम आ जाता है, आपको पता है, मुहर्रम के बाद भी, मुहर्रम का महीना भी एक मजहबी महीना हो जाता है। सो एक काफ़ी बड़ा इनको धचका लगा है, और इनकी अगर कोई प्लानिंग थी तो वो मुतासर हुई है बुरे तरीके से। अब नई स्ट्रेटजी और नया नारा और नया स्लोगन और नया क्या लाते हैं ये अभी देखना होगा रोज़ों और ईद के बाद। लेकिन ये तो खुश हो गया, जो कुछ काम, जितनी मेहनत इन्होंने 6 महीनों से की थी वो तो ज़ाया हो गया सारा। अच्छा, दूसरी तरफ, एक तरफ ये है कि जितनी मेहनत थी वो ज़ाया होती हुई नजर आ रही है, साथ ही साथ जो इस वक्त जमागोइयां हो रही हैं, 26 तारीख को मरियम नवाज साहिबा को जो है वो बुलाया गया है नैब की तरफ से। आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि इस वक्त क्लियर डिवाइड तो नजर आ रहा है हाउस शरीफ में। हमजा और शहबाज शरीफ की एक और पॉलिटिक्स है, मरियम नवाज और नवाज शरीफ की मुख्तलिफ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है वो नजर आ रही है। मरियम के आप क्या समझते हैं केसेस के बेसिस पे, आप एक लॉयर भी हैं, आपको क्या लग रहा है इतना मवाद है कि मरियम की एक तो बेल कैंसिल हो सकती है, या दूसरा जो रायबंड अराजी का केस है वो इतना स्ट्रांग है कि मरियम उसमें जो है वो जेल जा सकती है? किस तरह देख रहे हैं आप? देखें, लोग समझ रहे हैं कि इनका ओपिनियन अब बदला हुआ है। ये पहले दिन से डिफरेंट ऑफ ओपिनियन है शहबाज का और नवाज का, फ्रॉम वेरी बिगनिंग। लेकिन उस वक्त उनके वालिद मरहूम जिंदा थे, उन्होंने इनको हिलने नहीं दिया, और बहुत सारे मामलात में इनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए, लेकिन इनके वालिद मरहूम ने इनको हिलने नहीं दिया। अब भी मरियम नवाज शरीफ की अलहदा सियासत है और हमजा शहबाज शरीफ की अलहदा सियासत है। लेकिन हमजा की बेल हो गई है, और शहबाज शरीफ के केस पे मेरा ख्याल है रेफरेंस शुरू हो गया है, और वो बड़ा सीरियस केस है। और जहाँ तक मरियम के केसेस का तल्लक है, मैं ये तो नहीं जानता कि गिरफ्तारी होनी है कि नहीं, लेकिन मैं नहीं देख रहा कि अभी कोई गिरफ्तारियों का मौसम है। लेकिन नैब को पता होगा कि है या नहीं है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा अभी गिरफ्तारियों का मौसम आपको दिखाई नहीं दे रहा। सर, गिरफ्तारियों से अगर बात आगे ये करूं, क्योंकि नैब की केसेस ये बात हो रही है, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, उनको आपकी बड़ी बैकिंग जो है वो हासिल थी, बिकॉज उनकी प्रोफेशनलिज्म का बहुत जो है वो आप कदरदान है उनकी प्रोफेशनलिज्म की। आपने लेटर भी लिखा, आपने कहा उनको एक ऑटोनोमस इदारे का जो है रिटायरमेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर आपको के हेड लगा देना चाहिए। अब जो सिचुएशन नजर आ रही है, क्या आप समझते हैं कि जो उनका एटीट्यूड था वो बायस था, जिसपे पीटीआई जो है वो रेजिग्नेशन मांग रही है, और क्या उनकी भी कोई फाइल तैयार हो रही है? देखिए, लेटर मैंने लिखा, उसके बाद इतना तूफान खड़ा हो गया है। लेटर मैंने लिखा है, लेकिन मैं इस गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ। इलेक्शन कमीशन ने भी सख्त ख़त लिखा, और मैंने इलेक्शन कमीशन को अपने ज़रिए से ये कहा कि ये आपने गलत किया। फिर मुझे मीडिया में भी कहने पड़ा, और लोगों ने मुझे कहा, मैंने कहा मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, जो शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके साथ खड़ा हूँ। अब ये तो नहीं हो सकता ना मैं हुकूमत के भी मज़े लूँ और शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सपोर्ट ना करूँ। सो मैंने वो ख़त लिखा था जी, मैं उससे इनकारी नहीं हूँ। लेकिन ये कहना कि मैंने इलेक्शन कमीशन लगवाया था, ये सरासर गलत और झूठ। नहीं, ये नहीं सर, ये नहीं, मैंने मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये था कि आपने, लेकिन आप देखें ना, बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं चैनलों में जी। मेरे साथ उन्होंने 2-2.5 साल देखें, मेरी गुजारिश सुने। अब सिंध में एक बंदे ने मेरे से काम किया, वो उनका खासुल खास है। मेरे साथ तो मेरी 15वीं वजारत है, मेरे साथ 40-50 लोगों ने तो काम किया ना।
वो 50-60 लोगों ने जो काम किया वो मेरे साथ से हट के, जब मेरी वजारत हट गई तो कहीं और वो गए। अगर किसी अहम ओहदे पे चले गए तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने वो भेजे हैं। अब सिंध में अगर गए हैं लोग और अगर FIA में गए हैं, उन्होंने मेरे साथ काम किया हुआ है, मैंने किसी को नहीं लगाया जी, अनोथ कहने के लिए तैयार हूँ। न सिंध में लगाया, न मैंने KPK में लगाया। ये एक सिस्टम के तहत चला जाता है, ब्यूरोक्रेट्स। और वो आज कथा कलामी की माफी चाहूंगी, लेकिन सिर्फ एक ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये नहीं कह रही कि आपने लगवाया है, ये है कि आपने ये कहा कि किसी ऑटोनमस इदारे का हेड लगा दी जाए बिकॉज ही इज अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन। अब जो उनकी प्रेस रिलीज आई, जो उनका इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया, क्या आप समझते हैं एक प्रिंसिपल स्टांस था, वो एक और चीज है, या आप समझते हैं कि वाकई बायस था जिस तरह शफकत महमूद साहब और हुकूमत कह रही है? मेरा ख्याल है ज़्यादा मसाला था और बायस था, और उनको ये बयान इतना सख्त नहीं देना चाहिए था। नहीं देना चाहिए था। On that note, we'll take a short break. We'll be right back. Welcome back after the break in conversation with Sheikh Rashid साहब। शेख साहब, ये बताइए कि सुल्तान राजा साहब की क्या कोई फाइल तैयार हो रही है? पिछले सेगमेंट में उनसे उनके बारे में बात हो रही थी, क्या नैब कोई फाइल इस तरह की तैयार कर रहा है उनके खिलाफ, और क्या आपको ताज्जुब होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा। ये वैसे ही अफवाहें, ये और पेट्रोल फेंकने वाली बात है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी की कोई फाइल तैयार हो रही है। ठीक, अच्छा सर, अब आगे इसी से, क्योंकि मसला जो है वो सारा जो जन्म लिया वो जाहिर है इलेक्शन में जो धांधली का मसला है, जिस तरह इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं उस पे जो है वो मसले मसाइल हर इलेक्शन में हमारे होते हैं, चाहे बाई इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो। इसी तनाजुर में जो कमेटी जो एक्टिवेट की गई है, 10 मेंबर की कमेटी है, उसमें आप भी शामिल हैं, स्पीकर साहब को टास्क सौंपा गया है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से। आप क्या देख रहे हैं कि अपोजिशन इस पे कहाँ खड़ी है? क्या अपोजिशन आपके साथ ताउन करेगी, या आपको लगता है कि इसमें कोई आगे पेशरफ्त नहीं हो सकेगी? देखें, मैंने तो प्राइम मिनिस्टर को सीरियस इतना देखा है कि इलेक्शन मशीन हो और ओवरसीज का वोट हो। मैंने अपोजिशन को सुना है, वो तो कहते हैं कि मशीनें ही कोई उठा के ले जाएगा और ये इसमें ये हो जाएगा। जब हम अपोजिशन में होते हैं हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते, और जब हमें किसी बहरान से गुजरते हैं फिर हम कहते हैं कि होना चाहिए, पुलिस रिफॉर्म होनी चाहिए, इलेक्शन रिफॉर्म होनी चाहिए, नैब रिफॉर्म होनी चाहिए, इलेक्शन मशीन इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन अब दुनिया में ट्रेंड आ गया। अब देखें, पुतिन नहीं मान रहा, ट्रंप नहीं मान रहा, जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए हैं अब हारने वाला तो मानता ही नहीं है कि हार हो गई है। इससे तो जमहूरियत के मसले पैदा होंगे, सारी दुनिया में मसले पैदा हो चुके हैं कि लोग जो हैं वो इंतहा पसंदी की तरफ जा रहे हैं और अपने फैसले को फाइनल समझते हैं, लोगों के फैसले को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये 10 रुकनी कमेटी पूरी कोशिश करेगी और हमें एक कदम आगे बढ़ के कोशिश करनी चाहिए कि हालात बेहतर हों। ऑपोजिशन हमेशा ये जो गिला करती है कि लीडर ऑफ द हाउस यानी कि ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर साहब वो कहीं नजर नहीं आते, वो नुमाइंदों के थ्रू बात करते हैं, वो खुद कहीं जो है इस तरह पेशरफ्त उनकी नजर नहीं आती। वो शायद ऑब्वियसली को ढकी छुपी बात तो नहीं है, खान साहब इस ऑपोजिशन के साथ एंगेज नहीं करना चाहते। क्या आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को भी थोड़ा प्रैग्मेटिकली खेलना चाहिए और ऑपोजिशन के साथ बढ़ के जो है वो आगे बढ़ के बात करनी चाहिए? अगर प्राइम मिनिस्टर ना खेलना चाहते हो तो फिर ये कमेटी क्यों बनाए? फैसला तो इमरान खान नहीं करना है ना जी, कमेटी ने तो इमरान खान को ही जाके रिपोर्ट देनी है ना। इस 10 रुकनी कमेटी में कोई ऐसा पावरफुल बंदा तो नहीं है ना जो अपने तौर पर फैसला करेगा। ये बातचीत करेगी, ये बात आगे लेके जाएगी, बट द डिसीजन विल बी विद इमरान खान। ये लोग तरह तरह की जो बातें कर रहे हैं, ये उसी की सोच है कि एक कमेटी बने। अगर इमरान खान की सोच ना हो तो कमेटी की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। उसने, इमरान खान ने ये कमेटी बनाई है तो उसके जो नतीजे हैं तो वो बताने होंगे कि इसके ये नतीजे हैं, और जब इमरान खान सेहतियाब, अल्लाह उनको जल्द सेहतियाब करे, फिर बताना तो होगा ना कि इसके क्या नतीजे निकले हैं। और ये सारी 10 टास्क जो दिए हैं उसमें से इमरान खान को रिपोर्ट करना होगा कि क्या है। सिर्फ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेशक रिपोर्ट जाके जो है वो खान साहब को देनी है। ऑपोजिशन ये गिला करती है कि खुद खान साहब जो है वो हमारे साथ कुछ इंगेज करने के लिए तैयार नहीं है,
और अब जब उनको जरूरत पड़ती है तो इस तरह कमेटी के जो डिफरेंट कमेटी के हेड्स जो है वो लगा दिए जाते हैं, जिनसे कहा जाता है ऑपोजिशन से जाके बात करो, हमसे अगर वो बात करना गवारा नहीं करते तो फिर हम उनके साथ ताउन क्यों करें। अच्छा खैर सर, इस पे ये बताइए कि पीपल्स पार्टी से किस लेवल की आप इंगेजमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या आप समझते हैं, क्योंकि अब चीजें इस तरह लग रही हैं जैसे पीपल्स पार्टी शायद हुकूमत के साथ कोई ताउन करने के लिए तैयार हो, तो किस लेवल की इंगेजमेंट चल रही है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? देखें, हुकूमत को खुद एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। कोई माने या ना माने, डायलॉग का रास्ता बंद नहीं हो सकता। नवाबजादा नसरुल्लाह कहा करते थे मुझे कि शेख रशीद, जो सियासतदान बातचीत के ही रास्ते बंद कर सकता है तो वो हादसे को जन्म देता है। सो अगर हमने इस जमहूरियत को किसी भी जगह बहरान से बचाना है तो हमें हुकूमत को एक कदम आगे बढ़ना होगा। और इस 10 कमेटी में बड़े सीनियर पीटीआई के लोग हैं और यकीनन उनकी सोच बड़ी मुस्बत होगी। और मुझे यकीन है कि ये 10 रुकनी कमेटी जो है एक बेहतर नतीजा ले जाके बात शुरुआत करके इमरान खान को रिपोर्ट करेगी। फैसला इमरान तो खान रिपोर्ट करेगी, बिल्कुल फैसला तो खान साहब का ही है, प्राइम मिनिस्टर साहब का है, लेकिन इस वक्त जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं ऑपोजिशन से? क्योंकि पीएमएलएन तो कह रही है हम एंगेज करने के लिए तैयार नहीं है, मौलाना एक और फ्रंट पे खड़े हुए। आपको पीपल्स पार्टी से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्योंकि इस सारे सिनारियो में अगर देखा जाए तो गेंद जरदारी साहब ने की है। देखें, जरदारी एक ताश छाती के साथ लगा के खेलता है। ये सारा उसका पर्सनल वो यहाँ तक पहुँचा है को उसको कोई जुल्फ़कार अली भुट्टो की तो हमायत हासिल नहीं थी, बेनज़ीर की शादी से उसने सारा ये मसला शुरू हुआ है। लेकिन मैं अपोजिशन को उस जगह पे नहीं देख रहा जो पहले मुज़ाकरात की नफ़ी के मामलात थे या अब और थे। मैं सब तरफ लचक का माहौल देख रहा हूँ और मैं ऐसा देख रहा हूँ कि ये 10 रुकनी कमेटी कोई अच्छा काम कर सकती है। और अगर 10 रुकनी कमेटी आगे बढ़ के इस मसलों को हल करे तो ये मसले बेहतर तरीके से हल हो सकते हैं और मसले बातचीत से हल हो सकते हैं। सर, पीएमएलएन में मरियम नवाज साहिबा जिस तरह चीजें लेके चल रही हैं, वहां फ्लेक्सिबिलिटी आपको कैसे नजर आ रही है? या आप समझ रहे हैं मरियम साहिबा जो है वो फोर फ्रंट से हट जाएंगी और हमजा साहब या कोई और जो है वो टेक ओवर करेगा? लेकिन जी, हर जगह फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। एवरी डे इज़ नॉट संडे। और मैं एक रेलवे मिनिस्टर कहता था कि एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट दी पैसेंजर। सो ये इंतज़ार नहीं होगा। हालात तेज़ी से जा रहे हैं और हालात बुराई की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि मैं ये देख रहा हूँ कि हालात आगे से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और पीएमएलएन में के अंदर भी ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई मीडिया में शायद आने की वो जरूरत ना करें, लेकिन ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कि मसले को बातचीत की तरफ ले जाया जाए। और मैं पीएमएलएन में भी एक ऐसी सोच देख रहा हूँ, मरियम साहबा बयान जितने मर्जी हार्ड दे लें, लेकिन जब पार्टी के अंदर बात होगी तो हालात मुख्तलिफ होंगे। सर, अगर फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, हर तरह से जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी आप कह रहे हैं नजर आ रही है, तो जो सेनेट के मामलात हैं, जो इस वक्त अपोजिशन की जो जमातें हैं, उन्होंने सेक्रेटेरिएट को, सेनेट सेक्रेटेरिएट को अप्रोच किया और कहा जी हमें बैलेट्स के हवाले से जो है वो बात की, तो जवाब वहां से मिला कि जब तक कोर्ट ऑफ लॉ से कोई हमें डायरेक्शंस नहीं आएंगी आगे नहीं चल सकते। आपको क्या लग रहा है कि चीजें कैसे चलेंगी? जो इस वक्त एक तनाजा खड़ा हुआ है गिलानी साहब के इलेक्शन पर, साथ ही साथ आपने भी एक प्रोग्राम में मैं सुन रही थी, आपने कहा कि जो डेप्यूटी चेयरमैन का इलेक्शन था उसमें पैसे चले हैं, उधर से जरदारी साहब ने पैसे चलाए, इधर से डेप्यूटी में जो है वो पैसे चले। कुछ आपको यहाँ पे हल की तरफ चीजें नजर आ रही हैं या आप समझ रहे हैं जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलता रहेगा? देखिए, एक तो मुझे गलत तौर पर पेश किया गया। मेरा कहने का मतलब ये था कि जब से मैंने होश संभाला है पैसे चल रहे हैं, और इमरान खान की ये दुरुस्त अप्रोच थी कि ओपन इलेक्शन हो, और उसमें मिसाक जमहूरियत का भी ये मसला था और उसमें दूसरे भी मसले थे। और मेरी ये राय है कि अगर ये ओपन इलेक्शन होता तो ये सारा गंद बला और ये सारा कूड़ा कचरा जो एक दूसरे की तरफ पड़ रहा है ये ना होता। हालांकि उसमें शायद हमें नुकसान हो जाता, लेकिन ये एक फेयर इलेक्शन पे उस पर कोई बात ना करता। सो मैं अब भी यही राय रखता हूँ कि इमरान खान की बात पर आए, मिले बैठें और ये पार्टी इसको इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेके आगे जाए, ताकि ये मुल्क जो है कि पायदार जमहूरियत के स्तूनों पे खड़ा हो सके और इसको किसी हचकोले का ख़तरा ना हो।
Right. Sheikh Rashid Ahmed साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. On that note, I'll have to close the program. Thank you very much for making the time for us. We'll see you next week. Good night and Allah Hafiz.